आप सबों का स्वागत एनकेटी क्लासेस में। और एक महत्वपूर्ण विषय लेकर मैं पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित। लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोविड-19 का इफ़ेक्ट है और यह इफ़ेक्ट हर क्षेत्र में देखा जा रहा है। इकोनॉमी में देखा जा रहा है, इकोनॉमी कैसे रिसेशन के दौर से जा रही है। और हेल्थ सेक्टर में देखा जा रहा है, लोग अपने घरों में हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, स्टे होम का टेक्निक अडॉप्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा सोसाइटी के प्रत्येक क्षेत्र में है, एजुकेशन में ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। एक महत्वपूर्ण जो विषय है वो आपके सामने जो पॉलिटिक्स और देश की राज्य व्यवस्था से जुड़ता है और इस पर क्या इफ़ेक्ट है लॉकडाउन का, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि जो स्टेट है वो लॉकडाउन में कैसे फंक्शन कर रही है। कुछ इन्हीं विषयों पर मैं चर्चा करूँगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टेट का फंक्शनिंग का जो नेचर है वो वही है या उसमें कोई बदलाव हुआ है, वो आप देखें कि कैसे स्टेट फंक्शनिंग कर रही है तो एक महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे बड़ी बात है, जो स्टेट है इसे राज्य कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 में और आगे जाकर 36 में, ये दोनों आर्टिकल हैं, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 36, और ये दोनों डिफाइन करता है राज्य को। दिस डिफाइंस स्टेट। स्टेट क्या होगा ये डिफाइन करता है आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36, और ये बताता है कि स्टेट में 3 एक तरह से इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बॉडीज आती है। एक ये बताता है एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट, या एग्जीक्यूटिव इसको आप कह सकते हो, ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव, सो वन इज एग्जीक्यूटिव। जो दूसरी बॉडी है वो है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, और बताया गया है अदर अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज। यानी कि जब आप स्टेट कहते हैं तो स्टेट का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर और अदर अथॉरिटी। और अदर अथॉरिटीज में आप जुडिशियरी को लेते हैं, अदर अथॉरिटीज में जुडिशियरी को लिया जाता है। अब देखिए एग्जीक्यूटिव का रोल क्या है, तो एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इंप्लीमेंट कर रही है, लॉ इंप्लीमेंटेशन, लॉ एग्जीक्यूशन और पॉलिसी मेकिंग इसका काम है। चाहे वो स्टेट की एग्जीक्यूटिव हो या यूनियन एग्जीक्यूटिव हो, उसका काम है लॉ इंप्लीमेंटेशन या पॉलिसी मेकिंग। जो लेजिस्लेचर है उसका काम है लॉ मेकिंग यानी कानून का निर्माण। लेजिस्लेचर कानून बना रही है, चाहे वो यूनियन लेजिस्लेचर हो जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, या स्टेट लेजिस्लेचर हो जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। कई राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रोविजन है। और अदर अथॉरिटीज में जब आप जुडिशियरी की बात करें तो जुडिशियरी का जो मेन रोल है वो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यानी कि विवादों का निपटारा करना। तो एक बॉडी जो है कानून को लागू कर रहा है, एक दूसरी बॉडी है जो कानून को बना रहा है, लॉ मेकिंग बॉडी है, इनैक्टमेंट कर रही है, और तीसरी बॉडी है जो लॉ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कर रही है यानी एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन। इसका काम हो गया लॉ मेकिंग यानी इनैक्टमेंट, इनैक्टमेंट मीन्स मेकिंग ऑफ लॉ। सो 3 स्पेशलाइज्ड बॉडी हो गया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। तो 3 बॉडीज, 3 इंस्टीट्यूशंस, 3 फंक्शनरीज और उनके 3 फंक्शन, लॉ एग्जीक्यूशन, लॉ मेकिंग एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब ये देखिए ये लोग काम कैसे करता है, तो आपको देखना पड़ेगा काम करने का जो तरीका है दैट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का जो संविधान है उसमें दिया हुआ है ये लोग कैसे काम करेगा, यानी कि एग्जीक्यूटिव कैसे काम करना है, जुडिशरी को कैसे करना है, तीनों के एरिया को ये डिफाइन कर रहा है। इसीलिए द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, न कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है, लेजिस्लेचर सुप्रीम है, और न ही तीनों सोवरेन, कोई बॉडी इसमें नहीं है। सोवरेन जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यही सोवरेन बॉडी है, सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसीलिए हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, यानी संवैधानिक शासन है, यानी संविधान
कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब हुआ जो तीनों ऑर्गन है वो कॉन्स्टिट्यूशन से उनकी लिमिटेशंस हो जाती है, तीनों संविधान के सीमाओं में काम करते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट जिसको लॉक ने वकालत किया था, जॉन लॉक ने कहा था कि लिमिटेड गवर्नमेंट कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तीनों की सीमाओं को लिमिट करता है, उनके सीमाओं को ईयर मार्क करता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस लिमिटेड गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन है कि इस दौरान जब लॉकडाउन देश में चल रहा है और लॉकडाउन चलने के पहले ये लोग काम करता है, तो इनका जो यूजुअल वर्क होता है, नॉर्मल जो फंक्शनिंग है इनका काम करने का, और वे ऑफ फंक्शनिंग कैसे होगा। वे ऑफ फंक्शनिंग अगर आप देखें, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो या जुडिशियरी हो, तो ये होता है कन्वेंशनल। अगर आप देखें तो कन्वेंशनल फंक्शनिंग की बात है, कन्वेंशनल फंक्शनिंग यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी कन्वेंशनल फंक्शनिंग कर रही है। अब कन्वेंशनल फंक्शनिंग का मतलब है थ्रू फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस यानी फिजिकल मीटिंग हो रही है इस तरह से। अब जैसे एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो यहां पर कैबिनेट की जैसे बैठक है, कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, कोई कॉन्फ्रेंस है तो बुलाया जा रहा है सबको। सो एवरीबॉडी इज अटेंडिंग फिजिकली। सो फिजिकल अटेंडेंस है यहाँ पर, जितनी भी है मीटिंग हो रही है जिसमें सब लोग फिजिकली उपस्थित हो रहे हैं। सो फिजिकल बॉडली प्रेजेंस दैट इज इंपॉर्टेंट वन, उसका यही विशेषता है इस रूप में। अब आप देखें लेजिस्लेचर की बात करें तो लेजिस्लेचर में यहाँ पर पार्लियामेंट है, भारत की संसद है। तो भारत की संसद में राज्यसभा है, लोकसभा है। राज्यसभा में 245 है, लोकसभा में 545 है, 590 है, 790 हो गया, 790 हो गया। अब ये कैसे बैठक हो रही है पार्लियामेंट की, तो सब लोग पार्लियामेंट में फिजिकली प्रेजेंट हो रहे हैं, यही प्रोसीजर है, इसी को कहते हैं कन्वेंशनल मीटिंग। जुडिशियरी की अगर बात करें आप, जुडिशियरी की कैसे कन्वेंशनल मीटिंग हो रही है, तो जुडिशियरी में जो जजेज हैं वो जजेज बैठते हैं, 2 जज का हो, 3 जज का हो, 5 जज का हो, 7 का हो, 9 का हो, 11 का हो, 13 का हो, 15 का हो, जो भी है, इसमें जजेज बैठ रहा है और उनके सामने एडवोकेट, जो लिटिगेंट है या जो अपोनेंट है, इनकी कैसे अपीयरेंस हो रही है, फिजिकल अपीयरेंस हो रही है, फिजिकल अपीयरेंस हो रही है। तो इसी रूप में है, यानी कि जज के सामने एडवोकेट सशरीर उपस्थित हो रहे हैं, आर्गुमेंट हो रहा है, ओपोनेंट भी है, लिटिगेंट भी है, दोनों लोग उपस्थित होकर आर्गुमेंट दे रहे हैं और जज निर्णय दे रहा है। दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल वे ऑफ स्टेट फंक्शनिंग। स्टेट फंक्शन कर रहा है कन्वेंशनल वे में, सब लोग फिजिकली बॉडली प्रेजेंट हैं और उस रूप में काम हो रहा है। कैबिनेट की मीटिंग, सीओएम की मीटिंग, कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही है। पार्लियामेंट में भी जितने एमपीज हैं सशरीर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उपस्थित हैं, यानी वो बाहर से टेलीफोन के माध्यम से नहीं है, खुद उपस्थित हैं, मोशन में भाग ले रहे हैं, डिबेट में भाग ले रहे हैं और फिजिकली वोटिंग में भाग ले रहे हैं, चाहे वो किसी प्रकार का वोटिंग हो या मोशन हो। वैसे ही जज फिजिकली लिटिगेंट और जो उनके एडवोकेट हैं उनके सामने सुन रहे हैं आर्गुमेंट और हियरिंग कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल वे ऑफ स्टेट फंक्शनिंग। दैट इज कन्वेंशनल वे ऑफ स्टेट फंक्शनिंग। इस तरह से स्टेट काम कर रहा है। सबसे बड़ा इशू ये है कि ये स्टेट के काम करने का कन्वेंशनल फंक्शन है। अब आप देखें कि अब आपके अंदर क्या हो गया कि कोविड हो गया, कोविड-19 एक ग्लोबल पेंडेमिक हो गया, ग्लोबल पेंडेमिक, सब लोग बच रहा है, लॉकडाउन चलेगा। कोविड से बचने के लिए इंडिया में लॉकडाउन हो गया 1.0 और अभी लॉकडाउन चल रहा है 4.0। लॉकडाउन 1.0 से 4.0। बचा कैसे जाए, तो 2 ही तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग यही एक उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग। और दूसरा कहा जा रहा है स्टे होम, स्टे होम। अब घर में रहना है, कहीं गैदरिंग नहीं होना है,
सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स एक जगह लोग इकट्ठा ना हो, क्योंकि वायरस इससे इन्फेक्शन हो जाएगा, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो सकता है। क्वेश्चन उठता है कि स्टेट कैसे कन्वेंशनल फंक्शन करेगा लॉकडाउन में। सब जब इकट्ठा होने का है, कैबिनेट की मीटिंग इकट्ठे होकर होने का नियम है। मान लीजिए पार्लियामेंट इकट्ठे होगा, सारे एमपी 790 एमपी इकट्ठा होंगे और 790 एमपी के साथ बिग ऑफिशियल होते हैं, काफी संख्या में लार्ज स्केल ऑफिशियल होंगे पार्लियामेंट के, सेक्रेटेरिएट के। यहाँ पर इतना बड़ा गैदरिंग होगा पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में भी इन्फेक्शन होने का डर होगा। और जज में एक हुजूम होता है जुडिशरी के अंदर, सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट अगर आप देखें तो वहाँ पर मेला लगता है। वहाँ पर वकीलों के अलावा जो लिटिगेंट हैं, जो अपोनेंट हैं, क्लाइंट के साथ जितने उनके मुंशी हैं और तमाम लोग हैं और गाड़ियों का हुजूम अगर आप देखें तो कुल मिलाकर पूरा कन्वेंशनल वे में करेगा। अब आप लॉकडाउन में घर से काम करना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, तो स्टेट कैसे काम करे, इन्हीं मुद्दों पर हम आपके सामने आज चर्चा कर रहे हैं। अब आप देखिए कि कैसे स्टेट ने अपने आप को बदल लिया। स्टेट का जो कन्वेंशनल मोड ऑफ फंक्शनिंग है वो किस तरह से चेंज किया। वो चेंज एक इनलाइट करता है, एक नॉलेज देता है कि कैसे समय के अंतराल से जो स्टेट की मशीनरी है, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है स्टेट का, वो बदल रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। आप बात करें एग्जीक्यूटिव की, और स्पेशली मैं लूंगा यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव तो ये जो हो रही है, एक्चुअली ये वर्चुअल मीटिंग अब हो रही है। यूनियन एग्जीक्यूटिव भी वर्चुअल मीटिंग हो रही है। ये वर्चुअल एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है। कैसे? तो जो कैबिनेट की बैठक हो रही है, कैबिनेट की जो मीटिंग हो रही है वो भी वर्चुअल हो रही है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट की बैठक हो रही है। लगातार हम लोगों तक न्यूज पहुंच रही है क्या क्या डिसीजन लिए हैं। एक जगह कैबिनेट के जो मेंबर हैं इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, सब लोग अलग अलग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम हो गई। ये न्यू वे ऑफ कैबिनेट फंक्शनिंग सामने आई है एक तरह से आप देखें तो। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर के साथ चीफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई है और ये सो मेनी मीटिंग्स, काफी मीटिंग हुई है। सो ऑल द सीएम्स they have meeting with the Prime Minister of India. Now how this meeting has taken place, that is also through video conferencing, ये भी दिख रहा है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंसेस है, सरकार की जो बैठकें हो रही है, बहुत से कैबिनेट है, होम का हो रहा है हेल्थ के साथ, फॉरेन मिनिस्ट्री का हो रहा है होम के साथ, तमाम बैठकों का दौर इस समय चल रहा है डेली बेसिस पर, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं इस समय देश और दुनिया में घट रही हैं। तो लगातार एग्जीक्यूटिव को अलर्ट रहना पड़ रहा है, मीटिंग लेना पड़ रहा है। ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये जो मीटिंग्स हैं, कैसे हो रही है? थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसका मतलब हुआ जो वर्चुअल एक तरह से आ गया है, वर्चुअल एग्जीक्यूटिव हो रहा है। यानी कि ये जो मीटिंग हो रही है दैट इज नॉट फिजिकल वे में हो रहा है। दिस इज नॉट कन्वेंशनल। जैसे कन्वेंशनल होती है वैसे ना होकर ये सारी जो मीटिंग हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल एग्जीक्यूटिव। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन और इसको हम लोगों को समझना है। अब आइए पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट कैसे काम कर रही है? ये स्टेट का दूसरा जो फंक्शन है, उसके लिए जो बॉडी है यूनियन लेजिस्लेचर है। यूनियन लेजिस्लेचर इज पार्लियामेंट। भारत की जो संसद है, हाउ पार्लियामेंट इज फंक्शनिंग। तो पार्लियामेंट फंक्शन तो कर नहीं रही। आपको पता है कि मार्च 2020 में बजट सेशन हुआ। बजट सेशन यानी कि बजट का जो सत्र हुआ था, बजट पास हुआ था। दैट बजट सेशन वाज प्रीमैच्योरली टर्मिनेटेड। कोविड के कारण, कोविड का प्रभाव मार्च में ज्यादा हो रहा था, इसलिए बजट सेशन को समय के पूर्व ही क्या कर दिया गया, इसको पहले ही खत्म कर दिया। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा के, राज्यसभा के, उन्होंने समय के पहले ही बजट सेशन को एक तरह से क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। दैट इज कॉल्ड एडजॉर्नमेंट सीने डाई। एडजॉर्नमेंट सीने डाई यानी बजट सेशन को खत्म कर दिया गया। और आपको पता है कि बजट के 2 सेशन के बीच में, जैसे ये बजट सेशन हो गया मार्च में,
बजट सेशन हो गया मार्च 20 में, और अब मानसून सेशन का टाइम हो रहा है, मानसून सेशन होता है। तो मानसून, इन दोनों के बीच में जो टाइम होता है दैट कुड बी मैक्सिमम 6 मंथ, 6 माह से ज्यादा। संसद के 2 सेशन के बीच में 6 माह से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। दैट इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखा गया है आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 85 says that there should not be more than 6 month gap between 2 sessions of parliament. So the budget session was held in March 2020 and the monsoon session is upcoming monsoon session. So that could be held March, April, May, June, July, August, September. So maximum September 2020 होना चाहिए। Now अपोजिशन का डिमांड आ रहा है, यहाँ पर अपोजिशन कर रहा है कि सरकार जानबूझकर पार्लियामेंट को निष्क्रिय बनाए हुए है। पार्लियामेंट क्या है? निष्क्रिय बनाए हुए है। तो पार्लियामेंट, इस समय पार्लियामेंट की क्या भूमिका है ये आपको देखना पड़ेगा। तो क्या है मेन पार्लियामेंट का रोल क्या है? पार्लियामेंट का जो मेन रोल है लॉ मेकिंग है। पार्लियामेंट का मेन रोल जो है लॉ बनाना है, और लॉ बनाने के लिए फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। फिजिकल प्रेजेंस, क्योंकि उसका फर्स्ट रीडिंग होता है, सेकंड रीडिंग होता है, थर्ड रीडिंग होता है, बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, देन क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन है, एंड देन फाइनल वोटिंग है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वर्चुअल पार्लियामेंट के द्वारा लॉ मेकिंग हो। So it is not possible. Physical presence is important. The second important role of parliament is executive overseeing. Executive overseeing. यानी कि executive is accountable to parliament. ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में, where in executive is responsible or accountable to the parliament. अब ये क्वेश्चन है कि जो एग्जीक्यूटिव ओवरसीइंग है ये इंपॉर्टेंट है वर्तमान समय में। कैसे? क्योंकि इस समय सरकार के द्वारा अनेक घोषणाएं की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पैकेज घोषित हुआ है 20 लाख करोड़ का, ये पैकेज इकोनॉमिक पैकेज हुआ है। सपोज 20 लाख करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट ने घोषित किया है। अब क्वेश्चन है इसको सैंक्शन कौन देगा इतना अमाउंट का? हु इज गोइंग टू गिव सैंक्शन? तो सैंक्शनिंग जो अथॉरिटी है वो केवल और केवल पार्लियामेंट का है ना। पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो ये इतना बड़ा बजट को कैसे आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, बहुत से ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं। ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं अंडर आर्टिकल 1, 2, 3। इसके तहत ऑर्डिनेंस जारी किया है सरकार ने। इस ऑर्डिनेंस को भी पार्लियामेंट एक तरह से अप्रूव करेगा। अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगा तो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है इस समय कि बहुत से स्टेट गवर्नमेंट ने जो लेबर लॉज हैं, अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत से लेबर लॉज हैं। इस लेबर लॉज के प्रोविजंस को रिलैक्स कर दिया है। बहुत से 6 स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्लूडिंग यूपी लेबर लॉज का जो प्रोविजन है उसको रिलैक्स कर दिया है, शिथिल कर दिया है। अब लेबर जो लॉज हैं, अगर आप देखें लेबर लॉज का, तो लेबर लॉज एक तरह से कंकरेंट लिस्ट में है। कंकरेंट लिस्ट पर जो पावर है वो पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट का सेशन नहीं हो रहा है, इतनी बड़ी घटना घट गई, इसको कैसे होगा? और जो सबसे महत्वपूर्ण, इससे भी बड़ा विषय है अगर आप देखें तो वो क्या विषय है कि एक बिग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इंडिया में चल रहा है। वो क्या है? वो है लेबर्स का माइग्रेशन ऑफ लेबरर्स, लेबरर्स, यानी कि लार्ज स्केल पर जो लेबर हैं वो वन स्टेट टू अदर स्टेट दे आर मूविंग, दे आर माइग्रेटिंग। रास्ते में उनका जो सिचुएशन है, पैथेटिक सिचुएशन, वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रही है। ये एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है इंडिया में इस समय चल रहा है, जहां पर लाखों लोग अपने कारोबार से उनको हाथ धोना पड़ा है। दे आर मूविंग टू देयर होम स्टेट, और वहां पर जिस तरह से एग्जीक्यूटिव को उनका केयर करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। नाउ एग्जीक्यूटिव का अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट के प्रति है। अगर आज पार्लियामेंट नहीं हो रहा है तो फिर एग्जीक्यूटिव को कटघरे में कौन खड़ा करेगा? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज एग्जीक्यूटिव अपने ढंग से कर रहा है, लेकिन वो ढंग राइट है कि रॉन्ग है?
अगर वो पार्लियामेंट के स्क्रीनिंग में नहीं आता है देन उसका क्या होगा। और इशू ये है कि लार्ज स्केल पॉवर्टी हो गई है, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, व्यापक स्तर पर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, इसी कारण पॉवर्टी हो गई है, बहुत लोग को खाना नहीं मिल रहा है ना। ये सब इश्यूज पार्लियामेंट का इश्यूज है। अब पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करेगा, पार्लियामेंट का सेशन तो चल नहीं रहा है, पार्लियामेंट निष्क्रिय बन रही है। ठीक है, 6 माह का गैप होना चाहिए एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में, लेकिन इस समय का क्या डिमांड है कि पार्लियामेंट को बुलाया जाए और पार्लियामेंट में इस बात का डिस्कशन हो कि ये जो इतना बड़ा इशू आ गया है कोविड-19 के कारण, तमाम लॉ आप बना रहा है, एग्जीक्यूटिव अनेक लॉ बना रहा है, उस लॉ पर अंतिम स्टाम्प कौन लगाएगा, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो एग्जीक्यूटिव जैसा चाह रहा है वैसा कर रहा है, इसलिए पार्लियामेंट का सत्र बुलाना है। अब पार्लियामेंट 2 ही जगह बैठती है, 2 ही ओकेजन है जब अब पार्लियामेंट को जरूरत पड़ता है। एक टू हैव अ मीटिंग फॉर सेशन, जब कोई सेशन बुलाया जा रहा है, यानी कि मानसून सेशन हुआ, बजट सेशन हुआ, इस तरह की हो रही है तो पार्लियामेंट यहाँ पर बुलाया जा रहा है। और दूसरा टू हैव मीटिंग फॉर पार्लियामेंट्री कमेटी, जब संसदीय समिति के बैठकें होती है उस समय पार्लियामेंट बैठ रहा है। अब ये पहला क्वेश्चन है कि सेशन कैसे बुलाया जाए। सेशन बुलाने के लिए संविधान में जो प्रावधान है कि कन्वेंशनल पार्लियामेंट बैठेगा, देयर कैन नॉट बी वर्चुअल पार्लियामेंट, ऐसा प्रोविजन नहीं है। आपको रूल्स यहाँ पर बदलना पड़ेगा, संविधान बदलना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बदलाव, चेंज की जरूरत है। लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे तो कम से कम पार्लियामेंट का जो एक वर्क है एग्जीक्यूटिव ओवरसीइंग का, एग्जीक्यूटिव को आंसरेबल क्वेश्चन आवर होता है, उसमें तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जीक्यूटिव को जवाब देना पड़ता है और वह प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देश के विभिन्न कोनों में पहुंचता है। सरकार की जवाबदेही बनती है। इस समय सरकार असहज फील करता है क्वेश्चन के माध्यम से, एडजॉर्नमेंट मोशन होता है। जब यह हो ही नहीं रहा है तो सरकार रिलैक्स है, क्योंकि पार्लियामेंट नॉट सेशन है। तो पार्लियामेंट के हाथ में जो कंट्रोलिंग कैपेसिटी है वो कंट्रोल यूज नहीं कर सकता, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। लेकिन जो संसदीय कमेटियां हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी जैसे हुआ, जो अनेक बिलों को स्क्रूटनी करता है और तमाम वो काम करता है, वो भी रुका हुआ है ना। शशि थरूर है कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि वर्चुअल पार्लियामेंट बुलाया जाए, एटलीस्ट जो संसदीय कमेटी है उनकी बैठकों को बुलाने की आवश्यकता है, जिससे आगे का काम हो सके। इसमें 2 बाधाएं हैं, संसदीय कमेटी की बैठक बुलाने में 2 बाधाएं हैं। अगर आप देखें तो एक जो है रूल 267 है, रूल 267 ऑफ लोकसभा, ये कह रहा है कि कमेटी की जो बैठक होती है, पार्लियामेंट कमेटी की बैठक, मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, ये पार्लियामेंट भवन नहीं होगा। एक तो ये प्रॉब्लम है। रूल 267 of the Lok Sabha says that all the meetings of the parliamentary committee shall be held within the parliament building. Now आप पार्लियामेंट में बुला नहीं सकते हैं क्योंकि वहां पर चारों तरफ लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सो यू हैव टू कॉल वर्चुअल मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी। सो पार्लियामेंट हैज टू बी वर्चुअली कॉल्ड। तो दैट्स द फर्स्ट इशू। इस रूल को रिलैक्स करना पड़ेगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पावर है, यानी स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरपर्सन को पावर है इस रूल को रिलैक्स करने का। और जो दूसरा रूल है वो 266 है, कहता है कि ये रूल कह रहा है कि ऑल मीटिंग्स, जितनी भी पार्लियामेंट की मीटिंग होगी वो वर्चुअल होगी, सॉरी वो ऑल मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट दैट शुड बी हेल्ड इन प्राइवेट। एक कॉन्फिडेंशियलिटी का मामला है, अगर पब्लिक के बीच में हुआ, इंटरनेट के बीच में हुआ तो लीक होने का डर है, इसलिए रूल 267 कहता है कि प्राइवेट मीटिंग होगा, यानी कि वो इंटरनेट पर होगा तो लीक हो सकता है, कॉन्फिडेंशियलिटी डाइल्यूट हो सकती है, दैट्स द एप्रीहेंशन। बट इस रूल को भी रिलैक्स किया जा सकता है बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो सरकार के लिए जरूरी है कि वर्चुअल पार्लियामेंट को कॉल करे, वर्चुअल पार्लियामेंट जरूरी है, जिससे देश और जनता का विश्वास फिर बढ़े एग्जीक्यूटिव के प्रति। एग्जीक्यूटिव तमाम डिसीजन मेकिंग कर रही है, लॉ बना रही है, अनेक डायरेक्शन एग्जीक्यूटिव दे रही है लॉकडाउन के बीच में, लेकिन उस डायरेक्शन को स्क्रूटनी करने वाला पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, वो है जुडिशियरी का। तो जुडिशियरी भी लॉकडाउन के दौरान बैठी नहीं है, जैसे पार्लियामेंट का तो सेशन नहीं हो रहा है, लेकिन जुडिशियरी डे 1 से एक तरह से फंक्शनिंग कर रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर
23 मार्च 2020 से जुडिशरी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक तरह से वर्चुअल कोर्ट के रूप में काम कर रहा है। वर्चुअल कोर्ट क्या है आप जानिए। पहले ओपन कोर्ट हियरिंग होता है। ओपन कोर्ट हियरिंग का प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट में। ओपन कोर्ट हियरिंग का मतलब है कि यहाँ पर जज बैठे हुए हैं और जज के सामने लिटिगेंट हैं और लिटिगेंट के एडवोकेट हैं, अपोनेंट भी है, और इस तरह से ओपन कोर्ट हियरिंग हो रही है। कोर्ट रूम के अंदर जज के सामने हियरिंग हो रही है, दैट इज ओपन कोर्ट हियरिंग। अब है वर्चुअल कोर्ट। वर्चुअल कोर्ट का मतलब है ई फाइलिंग। आप इंडिया में कहीं पर भी रहिए, चाहे आप नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, साउथ में हो और वेस्ट में हो, जो जुडिशियरी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो आपके घर पर आ गया है। पहले आप दिल्ली जाते थे सुप्रीम कोर्ट में केस लगाने के लिए, अब सुप्रीम कोर्ट आपके घर पर है। अपने घर पर बैठकर इंटरनेट से आप किसी भी केस को, किसी भी प्लेंट को ई फाइल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ई फाइलिंग, दैट इज डन इलेक्ट्रॉनिकली। ये बहुत बड़ी सुविधा है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, संविधान का अनुच्छेद 130 यह अनुच्छेद कहता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन द न्यू दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में बैठेगा एंड द सुप्रीम कोर्ट मे सिट एट अदर प्लेसेस, अन्य जगहों पर भी बैठेगा, एज मे बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज तक सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं बैठा दिल्ली के अलावा। वो सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल दिल्ली में बैठा। अब इतने दूर दराज भारत, इतना बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है, वहां से सुप्रीम कोर्ट पहुंचना मुश्किल हो रहा है। अब इसके माध्यम से जो वर्चुअल कोर्ट हो गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक वर्चुअल कोर्ट के रूप में काम कर रहा है 23 मार्च से। तो इसके माध्यम से ई फाइलिंग हो रहा है, इसके बाद ई पेमेंट भी हो रहा है, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। गेटवे बना दिया गया, ऑनलाइन पेमेंट वहीं से आप कर दीजिए और यहीं से एक तरह से आपका डिफेक्ट रिमूवल भी हो रहा है। अगर आपके प्लेंट में कोई प्रॉब्लम है तो डिफेक्ट रिमूवल भी ऑनलाइन हो रहा है। आपको बताया जा रहा है कि ये कमी है, उसको ठीक कीजिए, इलेक्ट्रॉनिकली उसको आप ठीक कर रहे हैं। इसके अलावा जो केस है वो केस का भी एक तरह से यहीं पर लिस्टिंग हो रही है ऑनलाइन, आपको इंफॉर्मेशन जा रही है ऑनलाइन। और इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीसी के माध्यम से जज सुन रहे हैं केसेस को और जजों ने काफी केस का निपटारा कर दिया है और ऑनलाइन आपको जजमेंट की कॉपी मिल रही है। सो कुल मिलाकर ई फाइलिंग से लेकर ई पेमेंट से लेकर ये जो ई हियरिंग हो रही है, ई हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ई हियरिंग हो रही है और इस तरह से सारा काम हो रहा है। ये नया कॉन्सेप्ट है, यानी जो स्टेट है जो कि एडजुडिकेशन करता है थ्रू जुडिशियरी, वो अब वर्चुअल कोर्ट के रूप में एक तरह से कन्वर्ट हो गया है। नाउ इसका विरोध किया जा रहा है कई कारणों से। जो बार है वो बार कंफर्टेबल नहीं है, इसमें तमाम इशू है और सबसे बड़ा इशू है टेक्नोलॉजिकल डिवाइड। टेक्नोलॉजिकल डिवाइड, इंटरनेट तक सभी की एक्सेस नहीं है। एक तो एक्सेस टू इंटरनेट, ये बड़ा इशू है। सब लोग के पास, सारे वकीलों के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, एक इशू है। दूसरा इशू ये है कि ट्रेनिंग नहीं है कि कैसे किया जाए, ट्रेनिंग का अभाव। तीसरा है इससे जॉब लॉसेस की बात हो रही है कि बहुत से लोग इसमें जुड़े हुए हैं, मुंशी है, उनका स्टाफ है, तमाम सी बातें हैं, बहुत सा इशू है, इसके कारण हो रहा है। ये तमाम इशू है जिससे एप्रीहेंशन है। और एक नोटिंग जो करते हैं जज लोग हियरिंग के टाइम में, जो नोटिंग करते हैं, इस नोटिंग में भी चूंकि इको हो रहा है साउंड का, तो नोटिंग में दिक्कत हो रहा है। ये इशू तमाम है। लेकिन अब इशू जो आ गया है वो इशू ये है कि अब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एस ए बोबडे बोले हैं कि आने वाले समय में अब ओपन कोर्ट हियरिंग के साथ, ओपन कोर्ट के साथ साथ वर्चुअल कोर्ट भी होगा। अब ये डिसाइड करेगा कि कौन सा ओपन कोर्ट में जाया जाए, कौन सा वर्चुअल कोर्ट में जाए, क्योंकि दोनों रहेगा। इससे सबसे बड़ा अंतर क्या होगा कि आपका एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट, एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सब लोगों तक सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। आप कहीं भी रहिए केस फाइल कर सकते हैं। सबसे बड़ा वरदान कि सुप्रीम कोर्ट आपके डोर स्टेप पर हो जाएगा। आपको सुप्रीम कोर्ट आने के लिए दिल्ली आना होता है, ये अब आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल कोर्ट में बन गया है। इसके अलावा आपका एक्सपेंडिचर जो सबसे ज्यादा होता है, एक्सपेंडिचर लगता है, ये एक्सपेंडिचर एकदम ही खत्म हो जाएगा, 1/10 भी नहीं रह जाएगा एक्सपेंडिचर। इसके अलावा जो जस्टिस डिलेड जो आती है, जस्टिस डिलेड, ये बहुत आसान, ये जस्टिस डिलेज का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है। इससे इफिशियंसी आएगी, एक तरह से जजमेंट बहुत आसान हो जाएगा, इफेक्टिवनेस आएगा, ये भी आसान हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ओल्ड डिसीजंस हैं
जो पुराने निर्णय हैं उनको डिजिटाइज कराना पड़ेगा आपको, सो दैट फिंगर टिप्स में सब मिल जाए। इसके अलावा ई फाइलिंग का आपको एसओपी बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, ये सारा आपको मिल जाएगा। और एक तरह से मेटा डेटा आप अगर बना ले, मेटा डेटा जिसमें एफआईआर से लेकर अगर चार्जशीट तक का डिटेल्स हो तो आपको फिंगर टिप्स पर एफआईआर देख सकते हैं, चार्जशीट ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने ई कमेटी बनाई है, ई कमेटी ऑफ ई कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इसके जो चेयरमैन हैं जस्टिस चंद्रचूड़ हैं। उन्होंने देख रहे हैं आने वाला समय क्या है, आने वाले समय में जो ओपन हियरिंग कोर्ट होता था उसके वो तो रहेगा। सी वर्चुअल कोर्ट इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस द ओपन कोर्ट हियरिंग, बट आने वाले समय में जुडिशरी को एक नया ओरिएंटेशन दिया, एक नोवेल्टी आ गई। अब सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट हियरिंग के साथ साथ वर्चुअल कोर्ट के रूप में भी काम करेगा, एक न्यू ओरिएंटेशन होगा। तो आज में हमने ये बताया कि स्टेट का जो फंक्शनिंग होता था कन्वेंशनल, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। बात हो रही है वर्चुअल पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट का सेशन हो या पार्लियामेंट कमेटी की बैठक हो रही है कि उसको कैसे वर्चुअली बुलाया जाए थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और जो आवश्यक काम है वो किया जाए। जुडिशरी ई कोर्ट के रूप में काम कर रही है, वर्चुअल कोर्ट के रूप में काम कर रही है, और आप देखें कैबिनेट की बैठक भी वर्चुअली हो रही है। तो स्टेट का जो फंक्शनिंग है वो पूरी तरह एक तरह से डिजिटल वे में हो रहा है, एंड दैट इज द वन गुड इफेक्ट एंड बेनिडिक्शन ऑफ द लॉकडाउन। लॉकडाउन केवल बुरा ही नहीं है, ये चीजों को काम करने का एक नया स्कोप भी दे रहा है, एक नया उसका नेचर भी डेवलप हो रहा है, जो कि एक अच्छा रिफॉर्म माना जाना चाहिए। समय की दरकार है कि किस तरह पार्लियामेंट को भी वर्चुअल पार्लियामेंट बना दिया जाए, जिससे एग्जीक्यूटिव के कामों को अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश हो सके। कनाडा अगर आप देखें तो कनाडा वर्चुअल पार्लियामेंट कनाडा में काम कर रहा है। लॉकडाउन में कनाडा का जो संसद है उसने काम किया है। जब कनाडा की संसद काम कर सकती है तो भारत की संसद क्यों नहीं काम कर सकती है, क्योंकि आवश्यकता है एग्जीक्यूटिव को एक तरह से अकाउंटेबल सेट करने की। तो आज के वीडियो में मैंने यही बताया कि स्टेट का फंक्शनिंग बदल रहा है, और ये मत सोचिए लॉकडाउन तो खत्म होगा, सब चीज पुनः पहले जैसा हो सकता है, लेकिन यह जो डिजिटल वे ऑफ फंक्शनिंग स्टेट का बन गया है, एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर का, जुडिशरी का, वो जाने वाला नहीं है, और वो एक नया रास्ता दे दिया। आप पहले वाला फिजिकल कर सकते हैं, कन्वेंशनल कर सकते हैं, लेकिन आप डिजिटल भी साथ साथ रखेंगे, इससे आपकी इफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। आपको कैसा वीडियो लगा आप अपने कमेंट में जरूर दीजिएगा, और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए।